नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस एपिसोड में जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, ये इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। विषय क्या है? तो गैस मिलना हुआ मुश्किल, यानी गैस सिलेंडर की हो गई है किल्लत। और देश में देखें तो एक तरह से ऊर्जा संकट की जो स्थिति है वो अब उभरना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जब से ये न्यूज आई है कि अब गैस जो सिलेंडर है उनके रेट्स बढ़ चुके हैं, और उसके अलावा देखें तो इसके संदर्भ में अपने देश में कई सारी एडवाइजरी जारी की गई हैं, जैसे कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के संदर्भ में बड़े स्तर के जो व्यवसाय हैं जिसमें इस तरह के सिलेंडर का यूज होता था, गैस का यूज होता था, वहां पर रोक लगाई जा रही है। तो इस तरह की जब से सूचनाएं आई हैं कि कहीं ना कहीं अपने देश में संसाधनों के ऊपर दबाव है, जिस कारण से इस तरह से एहतियातन कदम सरकार उठा रही है, तब से देखें तो पूरे देश में ये चर्चा का विषय हो गया है। लोग आपस में बात करने लगे हैं कि अब गैस सिलेंडर क्या नहीं मिलेगा, क्या अब लंबी लंबी लाइनें लगेंगी। ये एक बड़ा मुद्दा हो चुका है कि क्या अब गैस के लिए इंडक्शन एक विकल्प बनेगा, अब इंडक्शन जो हीटर हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। इसी मुद्दे की आज चर्चा करेंगे। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हैं जिसके संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर स्थिति ऐसी क्यों हुई है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके लिए भारत सरकार किस तरह से तैयार हो रही है, इसके लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, और इसमें कई सारी बातें हैं जिन पर एक एक करके डिटेल से हम बात करने वाले हैं। ऊर्जा संकट की तो स्थिति बिल्कुल कह सकते हैं आ चुकी है, क्योंकि तेल संकट तो एक बड़ा कह सकते हैं कि आफत था। और इसी बीच देखें तो अब ये कहा जा रहा है कि कई सारी जो इस तरह से मिडिल ईस्ट में गतिविधियां हो रही हैं, जिस कारण से देखेंगे कि वहां पर इस तरह के घटनाक्रम से सीधा जो असर है वो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में छिड़ा जो युद्ध है उसके संदर्भ में देखें तो मिडिल ईस्ट के बढ़ते हुए तनाव के संदर्भ में 10 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इसके संदर्भ में बैठक की। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ बाकायदा एक गहन कह सकते हैं कि मंत्रणा की, और वैश्विक उथल पुथल की इस स्थिति में जनता को भरोसा कायम रखने की बात की। लेकिन इसी बीच एलपीजी संकट पर रेस्तरां जो उद्योग है वो अलर्ट है। एनआरआई ने जारी एडवाइजरी की है और कई सारी बातें कही गई हैं, और इस कारण से आप देखेंगे कि ये जो किल्लत है इसका ज़मीनी जो प्रभाव है कि पूरी तरह से रेस्टोरेंट जो उद्योग है, वाणिज्यिक जो गैस संकट है, उसकी स्थिति भारत में देखने को मिल रही है। और इस समय अलर्ट की स्थिति हो चुकी है, क्योंकि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ जो इंडिया है, जो NRAI है, इसके द्वारा जो भी सदस्य हैं उनको ईंधन बचाने की एडवाइजरी जारी की गई है। गंभीर कमी बड़े शहरों में मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे जैसे जो शहर है वहां पर गंभीर संकट की स्थिति बन चुकी है। वहां पर गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो रहा है। आर्थिक खतरे की घंटी बज चुकी है। आपूर्ति सामान्य न होने पर कई रेस्तरां के अस्थायी तौर पे उन्हें बंद करने का भी निर्देश दिया गया है। तो ये जो संगठन है उन्होंने रेस्टोरेंट जो मालिक हैं उनसे ईंधन बचाने, संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं अपील की है। अब ये कहीं ना कहीं जो मसला है अब ये गंभीर होते जा रहा है, क्योंकि ईरान इजराइल जो जंग है ये भारत में एलपीजी और तेल संकट अब कहीं ना कहीं उत्पन्न कर चुका है। तो इसके संदर्भ में भी देखेंगे कि भारत की अपनी तैयारियां हैं, भारत कैसे इसके लिए अपने को तैयार कर रहा है, इसके समाधान क्या ढूंढ रहा है, उस पर भी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। लेकिन इस पूरे मसले का जो संबंध है, आप जानते हैं स्टेट ऑफ जो हरमुज है, दुनिया में ऊर्जा की नब्ज कहा जाता है। यहाँ से देश भर में देखें तो कुल दुनिया में जो तेल परिवहन होता है उसका 20% इस क्षेत्र से होता है, और ये इस समय चोक हो चुका है। इस सबसे नाजुक नब्ज में रुकावट आ चुकी है, जिस कारण से वैश्विक तेल आपूर्ति में बाधा हो रही है। और पश्चिम एशिया में बढ़ता हुआ जो भू राजनीतिक तनाव है उसने पूरी दुनिया के संदर्भ में ऊर्जा संकट की स्थिति में डाल दिया है। अमेरिका, इजराइल, ईरान से जुड़ी जो परिस्थितियां हैं उन्होंने समुद्री मार्गों में जो अनिश्चितता है वो पैदा कर दी है, जैसे कि हार्मुज स्टेट के संदर्भ में
देखने को मिल रहा है। तो पश्चिम जो एशिया है वहाँ से जो उभरता हुआ ऊर्जा संकट है, इसके संदर्भ में देखेंगे तो अब भारत के ऊपर भी धीरे धीरे इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। और इसी के संदर्भ में भारत की जो रणनीतिक प्रतिक्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर भारत इसके संदर्भ में क्या कदम उठा रहा है। इसी बीच ये महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ जो हार्मूज है उसके आसपास बड़ी संख्या में तेल और गैस से भरे हुए जो जहाज है वो फंसे हुए हैं। ये वही समुद्री मार्ग है जिसके जरिए दुनिया के सबसे बड़े हिस्से में कच्चे तेल पहुंचते हैं। भारत जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर यहां से तेल आयात करता है, इस संकट से अछूता नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उच्च स्तरीय बैठक की और सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो इसेंशियल कह सकते हैं कि कमोडिटीज जो एक्ट है 1955 का वो लागू कर दिया है। आवश्यकता पड़ने पर भारतीय जो नौसेना है उसके जो युद्धपोत हैं उनको भेजकर तेल टैंकरों को सुरक्षित निकालने की योजना पर भी भारत सरकार क्या कर रही है, वो विचार कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एडवाइजरी के स्तर पे इसेंशियल जो कमोडिटीज जो एक्ट 1955 है वो अपने देश में लागू हो चुका है। और विशेष तौर पे इस तरह की समस्या के समाधान के लिए देश के प्रधानमंत्री ने वैश्विक उथल पुथल के बीच में जनता का जो भरोसा है वो कायम रखने की अपील की है। उपभोक्ताओं पर बढ़ती हुई जो कीमतों का सीधा असर पड़ रहा है वो असर न पड़ने की अपील की है। और बाकायदा इसके लिए देश के विदेश मंत्री, पेट्रोलियम जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, वाणिज्य जो मंत्रालय है उनके मंत्रियों के साथ बाकायदा कह सकते हैं कि एक मंत्री स्तरीय बैठक की है। क्योंकि लगातार देखें तो इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है और खास तौर पे इसी कारण से इस खास बैठक की कहीं ना कहीं यहाँ पर आवश्यकता महसूस की गई। और बैठक का मुख्य उद्देश्य था ये सुनिश्चित करना था कि एशिया में जो भी मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में जो जारी तनाव है उसका असर भारत में पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं उनकी आपूर्ति और कीमतों पर कम से कम पड़े। सरकार की ये कोशिश है कि भारतीय उपभोक्ताओं को पेट्रोल, डीजल, गैस की जो भी बढ़ती हुई कीमतें हैं उनके असर से बचाया जा सके। और इसी कारण से देखेंगे तो ये बैठक की गई थी। पश्चिम एशिया चूंकि ऊर्जा जो कह सकते हैं कि भंडार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहां पर तनाव होने के कारण देखेंगे तो उसका जो असर है अब भारत जैसे देशों के ऊपर भी ऊर्जा संकट के रूप में देखने को मिल रहा है। तो भू राजनीतिक जो तनाव है और जो ऊर्जा सुरक्षा है उस पर एक बड़ा जो संकट है वो अब घिर चुका है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में बढ़ता हुआ जो सैन्य संघर्ष है, समुद्री मार्गों की जो अनिश्चितता है, वैश्विक स्तर पर तेल की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं। तो आवश्यक वस्तुओं की जो महंगाई है, उपभोक्ताओं पर जो सीधा इसका बोझ है वो अब खुलकर दिखने लगा है। अगर हम भारत की भेद्यता की बात करें तो आयात पर अत्यधिक चूंकि भारत की निर्भरता है, क्योंकि भारत दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी तेल आयातक अर्थव्यवस्था है और भारत की अपनी कुल जो तेल जरूरतें हैं उसका लगभग अधिकांश भाग भारत बाहर से आयात करता है। और इस आयातित तेल का लगभग 60% जो भाग है वो पश्चिम एशिया या खाड़ी देशों से कह सकते हैं आता है। और इसी कारण से भारत के ऊपर खास तौर पे इस तरह का संकट देखने को मिल रहा है। ऊर्जा आयात में विविधता की जो नीति है, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी जो ऊर्जा आयात है उस आयात नीति में बड़े स्तर के बदलाव किए हैं। पहले भारत ने काफ़ी हद तक पश्चिम एशिया पर निर्भर था, लेकिन अब सरकार जो है वो अपनी ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण कर रहा है, इसकी रणनीति अपना रहा है। अब भारत तेल और गैस कई सारे देशों से खरीद रहा है। इस रणनीति का इतना ही उद्देश्य है कि यदि किसी एक क्षेत्र से कहीं ना कहीं हमें संकट की स्थिति में तेल प्राप्त न हो, ऊर्जा प्राप्त न हो, तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित न हो। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी के कह सकते हैं कि जो वैश्विक जोखिम वितरण है जिसके समाधान के लिए भारत जो है वो कई सारे देशों से तेल का आयात कर रहा है, जैसे अमेरिका है, वेनेजुएला है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीकी देश हैं, रूस है। तो ये एक कह सकते हैं रणनीति भारत के तरफ से अपनाई जा रही है। तो ये जो विविधता की नीति है ये किसी एक भू राजनीतिक क्षेत्र के संकट में उत्पन्न होने पर आपूर्ति श्रृंखला बाधित न हो, इस आपूर्ति श्रृंखला के बाधित न होने के लिए अपनाई जा रही है। जो एलपीजी संकट है और सरकार का जो आपात कदम है इसकी अगर हम बात करें तो पश्चिम एशिया में जो भी तनाव है उसके कारण से गैस की जो आपूर्ति है उस पर असर देखने को अब अपने देश में बड़े शहरों के साथ अब छोटे शहरों और ग्रामीण स्तर पे भी देखने को मिल रहा है।
कई जगहों पर एलपीजी सिलेंडर की कमी होने की खबरें सामने आई है और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कई सारे जो महत्वपूर्ण कदम है वो उठाना शुरू कर दिया है। जैसे आप देखिए, द स्ट्रेटेजिक शील्ड की बात की जा रही है कि संकट से निपटने के लिए 4 महत्वपूर्ण रणनीति अपनाई जा रही है। जैसे कूटनीतिक स्तर पे ऊर्जा आयात में विविधता लाने की बात की जा रही है, आपातकालीन स्थिति में आपूर्ति प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है और तीसरे स्तर पे कानूनी जो कवच है, लीगल जो एक्शन है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम अब अपने देश में लागू की जा रही है और नौसेना के द्वारा समुद्री जो एस्कॉर्ट है, जो फंसे हुए तेल टैंकर हैं, गैस के जो बड़े बड़े पोत हैं जो कहीं ना कहीं गैस लेकर आ रहे थे वो फंसे हुए हैं, तो उनके लिए नौसेना को कह सकते हैं कि यहाँ पर संकट मोचन बनाकर भेजे जाने की तैयारी की गई है। इसके अलावा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है वो भी लागू कर दिया गया, क्योंकि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया है और इस कानून के तहत सरकार आवश्यक जो वस्तुओं के उत्पादन है, जो आपूर्ति है, जो वितरण है, उसको नियंत्रित कर सकती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो भी जमाखोरी है, जैसे कि गैस सिलेंडरों को बड़े स्तर पे जो इसके बड़े बड़े जमाखोर हैं वो इकट्ठा करके रखते हैं या फिर कालाबाजारी करते हैं, तो उनकी जो कीमतें हैं वो बहुत ही बेतहाशा बढ़ा देते हैं, तो उस पर कंट्रोल करना है। यदि कोई व्यापारी इस तरह की जमाखोरी करता है या करता हुआ पाया जाता है तो उसे 3 महीने से लेकर 7 महीने तक की जो सजा है वो हो सकती है और सजा के अलावा जुर्माना भी हो सकता है। जमाखोरी रोकने के लिए सरकार सख्त है। सरकार ने ईसीए लागू कर एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति 100% सुनिश्चित करने की बात कही गई है। उद्योगों को औसतन खपत जो है वो 80% और गैस उर्वरक संयंत्र को 70% गैस मिलेगा। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर की जो गैस आपूर्ति है उसमें 35% की कटौती करने की सरकार ने घोषणा की है। यही नहीं, आपातकालीन जो आपूर्ति प्रबंधन है उस पर खास तौर पे जोर दिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे, जो हमने बोला कि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल जो प्लांट है उनके ऊपर और घरेलू जो उपभोक्ता रसोई जो घर हैं उनके लिए विशेष दिशा निर्देश दिया गया। जैसे घरेलू जो उपभोक्ता है उनके संदर्भ में जो सीधा मार्ग है, संपूर्ण गैस भंडार को सीधे जो एलपीजी है, रसोई गैस है, उसके उत्पादन में भेजा जा रहा है और प्राथमिकता क्या है कि घरेलू जो उपभोक्ता है उनको रसोई गैस की कमी न हो। वहीं औद्योगिक जो रोक है कि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल जो प्लांट है उसमें गैस के औद्योगिक उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। तो गैस का जो औद्योगिक उपयोग है उस पर रोक लगाने की बात सरकार ने आदेश के तौर पे किया है कि जो भी रिफाइनरीज हैं, पेट्रोकेमिकल जो प्लांट हैं, अब वो गैस का इस्तेमाल औद्योगिक उत्पाद बनाने में नहीं करेंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। अब ये जो गैस है ये सीधे एलपीजी उत्पादन में भेजी जाएगी ताकि घरेलू जो उपभोक्ता है उनको रसोई गैस की कमी का सामना न करना पड़े। और इसी कारण से देखेंगे तो विशेष जो एडवाइजरी है वो एनआरएआई ने की है, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ जो इंडिया है, उसने संभावित वाणिज्यिक जो एलपीजी आपूर्ति है वो बाधित होने की जो आशंका है उस आशंका के बीच में अपने सदस्यों के लिए एक विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की है। संगठन ने रेस्टोरेंट जो मालिक हैं उनसे ईंधन बचाने और संचालन को सुचारू रूप से बनाए रखने के तुरंत जो उपाय हैं वो लागू करने की अपील की है। इसके अलावा देखिए, जो भी सिलेंडर आपूर्ति है उसके जो नियम है उसमें भी बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे नियम क्या है कि एक सिलेंडर लेने के बाद दूसरा 15 दिन में मिल सकता था। समस्या क्या है कि घबराहट में जो खरीदारी है, जो स्टॉक है, इससे असमान वितरण न हो। दूसरी बात कि अब क्या होगा, जो नियम में बदलाव हो गया है कि अब जो नया सिलेंडर है अब वो 15 दिन में नहीं बल्कि 21 दिन के बाद ही मिल पाएगा। जैसे आज अगर आप सिलेंडर ले रहे हैं तो अगला जो सिलेंडर मिलेगा वो 15 नहीं बल्कि 21 दिन के बाद मिलेगा। रणनीतिक उद्देश्य इसका क्या है कि जो भी उपलब्ध स्टॉक है उसका संतुलित क्या किया जाए, एक तरह से जो भी वितरण है वो सुनिश्चित किया जाए और जो भी कृत्रिम जो कमी है, जो एक तरह से जमाखोरी है, कालाबाजारी है, उसको कैसे भी रोका जाए, इस उद्देश्य से इस तरह का एहतियात सरकार बरत रही है। होटल और जो भी रेस्तरां जो उद्योग हैं उनके ऊपर असर देखने को मिल रहा है और ये अब पूरे देश में देखें तो एलपीजी की कमी का जो असर है वो होटल्स और जो भी रेस्टोरेंट हैं उन पर अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है।
जो भी नेशनल रेस्तरां जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके अनुसार मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या इस तरह के पुणे जैसे जो शहर हैं वहाँ पर कई सारे जो रेस्टोरेंट हैं उनके पास केवल 1 या 2 दिन के गैस स्टॉक बचे हुए हैं। यदि जल्द ही आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो बहुत सारे जो देश के रेस्टोरेंट हैं वो अस्थायी रूप से बंद हो सकते हैं। ये सीमित समय के लिए संचालित करने उनके लिए संभव हो पाएगा। तो भारत के लिए देखें तो एक बड़ा जो खतरा है वो अब इस समय उत्पन्न हो चुका है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है, खासतौर पे खाड़ी देशों से आता है और इसमें पश्चिम एशिया सबसे महत्वपूर्ण है। तो किसी भी प्रकार का जो सैन्य समुद्री जो संकट है वो सीधे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित तो नहीं कर सकता, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित कर रहा है। यदि स्ट्रेट ऑफ जो हार्मुज है वो लंबे समय तक तनाव की स्थिति में बना रहा तो वैश्विक तेल कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। गैस की जो आपूर्ति है वो प्रभावित हो रही है और होगी आगे भी। उद्योग और परिवहन क्षेत्र पर इसका गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है जहां पर देख सकते हैं इधर इसके उत्तर में ईरान बैठा हुआ है, वो इस पूरे कह सकते हैं कि जो नब्ज कहा जा रहा है, तेल की जो एक नलिका है उसका नब्ज है, इस पर कह सकते हैं कि अपना प्रभाव स्थापित कर लिया है, इसे चोक कर दिया है। और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज भारत के संदर्भ में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण हो जा रहा है। दुनिया में ऊर्जा आपूर्ति की इसे लाइफ लाइन कहा जाता है और अनुमान है कि विश्व के कुल समुद्री तेल का जो व्यापार होता है उसका 20% अकेले इस समुद्री व्यापारिक रूट से किया जाता है। और सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई जैसे, कतर जैसे जो तेल उत्पादक देश हैं वहाँ से निकलने वाला अधिकांश जो तेल है वो इसी मार्ग से एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुँचता है। भारत के लिए इसकी सबसे बड़ी अहमियत है, सबसे अधिक है। क्यों है? क्योंकि भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का लगभग 85% क्या करता है, विदेशों से प्राप्त करता है और उसका सबसे बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से प्राप्त करता है। तो ऐसे में यदि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में जहाज़ों की आवाजाही बाधित रही तो इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति और घरेलू जो ईंधन है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। और इसी कारण से देखें तो बहुत सारे जो टैंकर इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं जिनको वापस लाने के लिए अब भारत सरकार, भारतीय नौसेना को भी इसमें इन्वॉल्व करे। जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स के अनुसार आप देखेंगे तो भारत सरकार इस बात पर विचार कर रही है, एक विकल्प पर विचार कर रही है कि यदि स्थिति और गंभीर होती है तो भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत हैं उनको मिडिल ईस्ट भेजा जाएगा। किस लिए भेजा जाएगा? तो इसका सीधा सा उद्देश्य होगा कि भारतीय जो तेल टैंकर हैं, जो व्यापारिक जहाज हैं, उनको सुरक्षित एस्कॉर्ट करते हुए इस संकटग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकाला जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारतीय जो अधिकारी कैप्टन पीसी मीणा है उनके हवाले से ये कहा गया कि भारतीय जहाज मालिकों ने सरकार से सुरक्षा एस्कॉर्ट की मांग की है। इसी मांग के बाद युद्धपोत भेजने के विकल्प पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा आप देखेंगे सैन्य जो सुरक्षा कवच है, नौसेना इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। जो भी तेल टैंकर्स होंगे उनको सुरक्षित मार्ग से क्या किया जाएगा, वापस लाया जाएगा। संवेदनशील जो समुद्री मार्ग हैं उनकी 24 घंटे निगरानी करने पर विचार किया जा रहा है। जो भी संभावित हमले हो सकते हैं, जो अवरोध हैं, जो वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए मुश्किल बन रहे हैं, तो उनके समाधान पर सरकार काम कर रही है। तो ये कदम उठाया जा सकता है और नौसेना महत्वपूर्ण तौर पर जो तेल टैंकर हैं, जो युद्धपोत हैं, उनके साथ सुरक्षित जो मार्ग हैं वो प्रदान करेंगे। समुद्री जो मार्ग हैं उनकी निगरानी करेंगे और संभावित जो हमले हैं, जो अवरोध है, उनसे भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो भारत पहले भी ऐसी जो स्थितियां हैं उनमें नौसेना का इस्तेमाल कर चुका है। जैसे आप देखेंगे 2019 की बात है, 2019 में जब ईरान अमेरिका के तनाव के दौरान भारतीय नौसेना ने इसी प्रकार का जो सफलतापूर्वक वाणिज्यिक जो जहाज है उनको एस्कॉर्ट करके सुरक्षित निकाल कर भारत में वापस लाया था। क्षेत्रीय जो भी गंभीरता है, पड़ोसी देशों की जो प्रतिक्रिया है, जैसे पाकिस्तान जो कतर और सऊदी अरब पर निर्भर है, उसने भी अपने व्यापारिक जो जहाज हैं उनकी सुरक्षा करने की घोषणा की है और इस तरह से भारत भी क्या कर रहा है कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। कानूनी जो कवच की बात पहले ही हमने कर ली थी कि आवश्यक जो वस्तु अधिनियम है ये लागू कर दिया गया है। इसके बारे में बेसिक जानकारी हमने पहले ही ले ली। अब देखें तो एक जो द ग्रैंड स्ट्रेटजी अपनाने की बात की जा रही है कि एक एकीकृत जो रक्षा तंत्र है,
जैसे नीतिगत और कानूनी स्तर पे, रक्षा और लॉजिस्टिक स्तर पे, वैश्विक जो रणनीति है, घरेलू जो रणनीति है, वैश्विक स्तर पे कहा जा रहा है कि आपूर्ति विविधीकरण पर रूस, अमेरिका आदि से नए जो समझौते हैं वो भारत कर रहा है। कानूनी नियंत्रण की बात की जा रही है कि जो ईसीए 1955 है उसके तहत जमाखोरी पर नियंत्रण करने की जो बात है वो भारत सरकार लागू कर रही है। समुद्री जो स्क्वाड्स हैं उसके तहत नौसेना के द्वारा जो भी भारत के फंसे हुए इस तरह के तेल टैंकर्स हैं उनको सकुशल वहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और आपूर्ति के स्तर पे घरेलू और जो भी कमर्शियल क्षेत्र में यूज होने वाला जो ऊर्जा संसाधन है उसके बेहतर प्रबंधन के लिए भी सरकार पूरी तरह से तत्पर दिख रही है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारत सरकार बहुस्तरीय जो रणनीति है वो अपना रही है। अब देखने वाली बात है कि कितना जल्दी ये संकट से भारत की जो जनता है वो उबर पाती है, ये तो समय बताएगा। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है, स्ट्रेट ऑफ जो हार्मूज है ये किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ता है? लाल सागर अरब सागर को, फारस की खाड़ी को अरब सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, या काला सागर को भूमध्य सागर से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित करना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।